माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो टॉपिक का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। चूंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो, जितना वीडियो आप देखे हैं उसके बेस पे आपको ये मालूम ही होगा कि अलजेब्रा का मैक्सिमम टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक दो टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुआ है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम वो पढ़ाना बाकी है, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो बाकी है, और प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर आपका अभी रिमेनिंग है और बाकी सीक्वेंस में हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो 3 चैप्टर के अलावे छोड़ दे तो चौथा चैप्टर एक यही आपका बच रहा था, मैथमेटिकल इंडक्शन। हालांकि एक दो क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से पूछे गए हैं, नहीं तो क्वेश्चन जनरली यहाँ से आते नहीं हैं, क्लियर। लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है इसीलिए हम वो पार्ट आपको कवर कर दे रहे हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, जब अलजेब्रा को पढ़ा देंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे बाइनोमियल थ्योरम से। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के अंदर में बहुत सारा टॉपिक आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज किया हुआ है, तो हम कोशिश ये करेंगे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दें, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम की चर्चा करें, और प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी को अभी हम स्किप कर देंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री एक नए पेपर की शुरुआत करेंगे, है ना। और प्रोबेबिलिटी को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा, या आप कह ले जब पूरे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे, लास्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। उसका रीजन ये है कि प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है ना वो इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है कि अगर हम स्टार्टिंग में अभी कवर कर भी लेते हैं और आप कितना भी रिवीजन कर लेंगे ना उसका, तो एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन बनना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है। इसीलिए तो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आपको अगर एग्जाम के आसपास वो वीडियो आपको मिलेगा, आप उसको देखेंगे तो आपको एक रिमाइंड भी रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम लास्ट में कवर करने की आपके लिए सोच रहे हैं। ऑनलाइन बच्चों के लिए तो खैर ठीक है कि उसका वीडियो लेक्चर से अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो क्लासरूम में बच्चे अभी कर रहे हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल होगा जब हम एग्जाम टाइम में पढ़ाएंगे। तो खैर फिलहाल ये तो टोटल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज के इस क्लास में हम मैथमेटिकल इंडक्शन की चर्चा करेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, यही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें ये है, सबसे पहला चीज है स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट, किसको कहते हैं? क्लियर। तो स्टेटमेंट को हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, अ सेंटेंस that is judged to be true or false। एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि वो सेंटेंस ट्रू सेंटेंस दिया हुआ है या फॉल्स सेंटेंस दिया हुआ, उसी को हम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, 2 डिवाइड्स 6 में 2 से डिवाइड लग सकता है कि नहीं? लग सकता है ना। तो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा स्टेटमेंट। जैसे और दूसरा हम ले लेते हैं, देयर आर 5 days इन अ वीक। ये भी एक स्टेटमेंट है। आप कहेंगे एक सर ये तो रॉन्ग सेंटेंस है, हम क्या लिखे हैं? अ सेंटेंस दैट इज जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स भी हो रहा है फिर भी हम उसको एक स्टेटमेंट की तरह काउंट करेंगे। हालांकि ये क्या है? ये एक फॉल्स सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन ये भी आपका क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा। ये भी आपका एक स्टेटमेंट होगा। अगर हम आपसे कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अब ये ट्रू है या फॉल्स है आपको नहीं देखना, दोनों में से कोई भी होगा, दोनों ही स्टेटमेंट कहलाएगा। क्लियर? सिर्फ एक सेंटेंस होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। क्लियर? तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछेगा स्टेटमेंट क्या होगा, तो आप सिंपली ये कहिएगा स्टेटमेंट क्या होगा? एक सेंटेंस होगा जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि वो सेंटेंस ट्रू सेंटेंस होगा या वो सेंटेंस फॉल्स सेंटेंस होगा, उसी को हम लोग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये दूसरा टॉपिक है आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको जज कर सकते हैं कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको सेंटेंस कहेंगे। मैथमेटिकल सेंटेंस क्या है?
मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? तो हम लोग लिखते हैं इसको अ स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये करेक्ट है या फॉल्स है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 कहीं लिखा हुआ है तो उसका एक फैक्टर है x माइनस 2। ये क्या कहलाएगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा। अभी प्रीवियस में भी हम लिख चुके हैं A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये क्या कहलाएगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यूनियन की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे हम लोग लिख देते हैं Pn सच दैट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। अब हम लोग लिख रहे हैं, है ना, जहां पे ये आप लिख दीजिए वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम एक स्टेटमेंट लिख दिए, उस स्टेटमेंट में क्या लिख रहे हैं? Pn दिया हुआ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस n इज डिविजिबल बाय 4। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये 4 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये जज करना ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये कुछ और बात है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैथमेटिकल यहाँ पे ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। क्लियर? दो बातें क्लियर हो गई। पहला बात कि स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग, एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे उसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा चीज है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में अगर कहें तो PMI भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। अब ये क्या होता है? तो इसमें कोई भी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको मानना होगा लेट Pn बी द, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसको आप Pn मान लेंगे। लेट Pn बी द स्टेटमेंट दैट, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप Pn मान के जो स्टेटमेंट है वो सेम का सेम आप कॉपी कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको क्या कीजिए? Pn मान लीजिए। क्लियर? या ऐसे आप लिख लीजिए लेट Pn बी द स्टेटमेंट दैट, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम टू सेम कॉपी कर देना है। ये 3 स्टेप में काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 3 स्टेप में काम करेगा। सबसे पहला स्टेट क्या होगा? सबसे पहला स्टेट होगा पुट n इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू आपको 1 पुट कर देना है। कहां पुट कर देना है? स्टेटमेंट के अंदर में। अगर स्टेटमेंट के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करने के बाद इक्वल आ जाता है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब P1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि n का वैल्यू 1 पुट कर दिए हैं। ये Pn में n का प्लेस है ब्रैकेट के अंदर n का प्लेस है, n का वैल्यू की पुट कर रहे हैं इसीलिए लिखेंगे P1 ट्रू होगा। क्लियर? दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में मान लेंगे assume that Pn is true for n is equals to m where m belongs to integer। सेकेंड स्टेप में क्या मान लिए? हम खुद से मान रहे हैं कि अगर 1 के लिए सही है तो ये m के लिए भी सही होगा, n बराबर m के लिए। और m क्या है? m आपका इंटीजर है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equals to m plus 1। अब इसमें स्टेप 3 में हमको ये दिखाना होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट m के लिए सही है तो वो m plus 1 के लिए भी सही होगा।
अगर m+1 के लिए मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखेंगे देयरफॉर Pn is true for Pn is true for n belongs to नेचुरल नंबर। अगर m+1 के लिए सही हो गया तो Pn जो स्टेटमेंट दिया हुआ है नेचुरल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए वो करेक्ट होगा। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ MCQ की बात करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसका डिस्क्रिप्टिव जो प्रूफिंग है वो करना पॉसिबल नहीं है। आप लोग को मतलब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है। अगर फिर भी आपको वीडियो चाहिए, इसका लेक्चर चाहिए कैसे किया जाता है, तो 11th-12th के मैथमेटिक्स के लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट में बना के डाल देंगे, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम डिटेल्स में प्रूफ की बात करेंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू उसको कैसे प्रूफ करते हैं, उसको हम अलग से जिक्र कभी कर देंगे। हालांकि आपको यहाँ पे अभी जरूरत उसकी नहीं है क्योंकि आपका मेन अल्टीमेटम क्या है, मेन गोल क्या है, मेन गोल आपका यही है कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। क्लियर, वो आपका सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा। इसीलिए आप डिटेल्स में प्रूफिंग क्या होगा नहीं होगा आप उस पर जाइए नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं है ना, आप उस पर दिमाग मत लगाइए। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब चलिए यहां से कुछ फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपका है, अगर नेचुरल नंबर का हम सम करते हैं, 1 से n तक कोई नेचुरल नंबर है, इसका हम सम करते हैं तो इसका वैल्यू होता है n इंटू n+1/2। अब कैसे इसको समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कहता है 1 + 2 + 3 सो ऑन 10 तक जोड़ना है, क्लियर, तो 10 तक जोड़ेंगे, हम नहीं जोड़ेंगे, उसके लिए फॉर्मूला कोई रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। 10 तक चलिए मान लीजिए हम जोड़ भी देते हैं, अगर 50 नंबर के लिए आ जाए 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का, 1 से 200 तक का, तो क्या उसको हम जोड़ते रहेंगे, नहीं, उसके लिए फॉर्मूला अगर रहेगा तो मेरे पास क्या होगा, टाइम का सेविंग हो जाएगा, है ना। उतना जोड़ना पॉसिबल भी नहीं है डिटेल्स में। 1 से 10 टोटल देखिए n का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 तक जा रहा तो n का वैल्यू 10 है, तो ये 10 इंटू 11/2 ये कट गया, ये 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 से n तक का अगर समेशन है तो n इंटू n+1/2, ये पहला। दूसरा, इसी तरीके से अगर आपका स्क्वायर का पूछेगा, अगर आपका पूछेगा नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा सारा फॉर्मूला। तीसरा है, अगर क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + सो ऑन n क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर 4 भी पूछेगा, अगर मान लीजिए 4 भी पूछेगा, देखिए 4 है पढ़ाया हुआ, आपको देख लेते हैं एक बार, हाँ 4 पढ़ाया हुआ, तो इसको लिखेंगे n इंटू n+1 2n+1 प्लस, इसको हम लिखेंगे n इंटू n+1 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n - 1 होल डिवाइडेड बाय 30, होल डिवाइडेड बाय 30। 4 फॉर्मूला हो गया, पहला 1 + 2 + 3 + सो ऑन। इसी को हम समेशन n भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पर i बराबर 1 से n तक, है ना, आप i इसको लिख लीजिए समेशन i, या समेशन n भी आप इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समेशन n मतलब ये n क्या है, नेचुरल नंबर को बता रहा है, नेचुरल नंबर का सम। या कहीं पे लिखा रह सकता है i बराबर 1 से n तक i, तो इसका मतलब क्या, i का वैल्यू पहले 1 डालिए, सिग्मा है, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, फिर 2, i का वैल्यू पहले 1 डालें, फिर 2 + 3 + सो ऑन, ये n तक चलेगा। क्लियर, ऐसे ही अगर हम इसका स्क्वायर का सम जोड़ते हैं 1² + 2² सो ऑन, तो इसको हम लोग सिग्मा n का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं समेशन i² और i का वैल्यू 1 से n तक लिख सकते हैं। ये n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 हम बता चुके हैं। सेम है 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू n क्यू, है ना, तो समेशन n क्यू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये भी हम बता चुके हैं। 1 4 1 to the power 4 2 to the power 4 n to the power 4, तो इसको लिखेंगे सिग्मा n to the power 4, वैल्यू हो जाएगा n इंटू n+1 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n - 1 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर। पांचवा फॉर्मूला देखिए, ये सारे को आप याद रखिएगा। पांचवा फॉर्मूला देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कहीं आ जाता है
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन 2n माइनस 1। ये 2n माइनस 1 मतलब क्या, ऑड नंबर का समेशन आ जाता है। इसी को कहीं कहीं पे देखिएगा लिखा हुआ रहता है समेशन 2n माइनस 1। तो ये n स्क्वायर होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू याद रखिएगा n स्क्वायर। मतलब क्या होगा, जैसे अगर दो टर्म का समेशन है, टू टर्म का समेशन है, तो आप देख भी रहे रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 4 आ रहा है ना। तो n का वैल्यू 2 है, टू टर्म का समेशन, दो का स्क्वायर कितना 4। अगर तीन के टर्म का निकालते हैं तो 5 3 8 और 1 9, यहाँ n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली अगर हम इवन टर्म का निकालते हैं, अगर हम इवन टर्म का निकालते हैं, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n, तो ये समेशन 2n भी कह सकता है इसको, है ना। ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। जैसे दो टर्म के लिए हम निकाल रहे हैं, क्लियर, या आप 2 ही से रखिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है जीरो के केस में, तो आप इसको 2 से मान लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए वहां हम दो टर्म का समेशन निकालना चाह रहे हैं, इवन नंबर में दो टर्म का समेशन कितना हो रहा है, आप देख रहे हैं 6 हो रहा है, आप n का वैल्यू 2 रख दीजिए वहां, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो रहा है। अगर 3 टर्म का निकाल रहे हैं तो 6 प्लस 4 10 और प्लस 2 12 आ रहा है, n का वैल्यू 3 रखिए, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 4 12, करेक्ट है। तो अगर आपसे पूछेगा n ऑड नंबर का या फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, है ना, जिसको 2n से कर रहे थे, n इंटू एन प्लस 1, और अगर यही ऑड में पूछेगा तो ऑड में n स्क्वायर होता है ना, ऑड नंबर का जो सम होता है नेचुरल नंबर का सम, ये n स्क्वायर के इक्वल होता है, क्लियर। हाँ ठीक है, ये है आपका समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ अगर आपसे पूछता है ये समेशन n इंटू एन प्लस 1, तो इसका मतलब हुआ अगर n का वैल्यू हम यहाँ पे आप लिख ही लीजिए, n का वैल्यू 1 2 या i दे दीजिए यहाँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, i टू n। n का वैल्यू अगर 1 देंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 पहला बार में, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3, 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन, अगर n पुट करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तो इस केस में जो इसका समेशन होगा ये होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। अगर तीन टर्म में होगा, कहने का मतलब अगर ऐसा कहीं पे होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा अगर कहीं दिया होगा सीरीज, तो उस केस में जो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इसको आप ध्यान रखिए, ये 9 10 जो फॉर्मूला ये काफी इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है x टू द पावर n माइनस, अभी हम देखिए इसको डिराइव करके भी बता देंगे, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, इसको जब तोड़िएगा x माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 3 वाई क्यू एंड सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा y टू द पावर n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक आप छोटा सा चीज देखिए तब आपको समझ में आएगा। अगर कहीं मान लीजिए एक्स क्यू वाई क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, है ना, अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं। तो इसमें जो है ये आपका x, अगर यहाँ पे पावर आप कुछ भी दे देंगे इस टाइप में, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, चाहे तो x माइनस वाई रहे या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रहे, एक्स टू द पावर 4 कुछ भी रहे, एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, तो उस केस में आपका x माइनस 1 जो होगा या x माइनस वाई जो होगा एक फैक्टर होगा, क्लियर। ये आपसे कह रहा है x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n कीजिएगा तो उसका एक फैक्टर x माइनस वाई ऑलवेज आएगा ही आएगा। यही बात वो आपसे वो बताना चाह रहा है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम पुट करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे 1 से होगा ये 1 2 एंड सो ऑन, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर करके देखते हैं, गुना कीजिए तो पहले x से सारे में गुना होगा, पहले x से सारे में गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर। जब माइनस से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब। नहीं, लास्ट वाले में x माइनस वाई, ठीक है, x टू द पावर n माइनस वन, तो वैल्यू 3 है, 3 माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस टू तो 1, और y का पावर कितना हो जाएगा, y का पावर 1। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो x का पावर 3 माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा ना, x का पावर 3 0 हो जाएगा, और वो y स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना कीजिए, x स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां से x से जब गुना करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं होगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई, x को इससे किए तो x क्यू हो गया, इसको इससे किए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, x को इससे किए तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर से y को करेंगे तो y को जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, है ना, y को कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई क्यू, एक्स नहीं होगा, पावर 0, वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए तो इसमें कोई टर्म कट रहा है क्या, टर्म कट रहा है क्या, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो बचा क्या, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, आपके पास ये बच के आ गया। तो हमेशा x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 भी कीजिएगा ना, तो हमेशा x माइनस वाई एक फैक्टर आएगा। हाँ, और भी टर्म होगा, वो टर्म तो होगा ही होगा, इस फॉर्मूला से आप तोड़ सकते हैं, है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी करते हैं तो उसका भी एक फैक्टर तो आता ही है ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आता है, वो अलग चीज है, हमेशा एक फैक्टर क्या आता है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इसी की बात ये कर रहा है। सिमिलरली अगर x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n भी करेंगे ना, तो हमेशा एक फैक्टर क्या आ जाएगा, हमेशा एक फैक्टर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n करेंगे ना, तो इसका एक फैक्टर आपका x प्लस वाई आएगा, बाकी सारा टर्म आपके पास आ जाएगा। तो ये दो चीज याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में दे देगा कि x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n है, तो हमेशा एक फैक्टर क्या आएगा आपका, हमेशा एक फैक्टर x माइनस वाई आएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n यूज कर रहा है, तो हमेशा उस केस में x प्लस वाई एक आपका फैक्टर आएगा ही आएगा। क्लियर, तो ये सारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने में आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था हम सब बता दिए हैं, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा, फॉर्मूला पहले लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट जो क्लास होगा इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका हम अगले लेक्चर में डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।